बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 24 का आगाज करेंगे। तो लेसन नंबर 24 का नाम है एसेस टू रिकॉर्ड्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन पार्ट 2। इन द स्टार्टेड आपको इश्यूज इन एसेस टू चाइल्ड रिकॉर्ड्स के हवाले से बताया गया है। तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, मतलब कि सबसे पहले इश्यूज इन एसेस टू चाइल्ड रिकॉर्ड्स है। इसका मायने ये है कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं बच्चे के, उनको असेस करने से क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। नंबर 1 पे जो सवाल उठता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि राजदारी बच्चे के लिए क्यों अहम है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से बताया गया है कि थेरेपेटिक कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए, और इसकी काफ़ी रीजंस भी हो सकती हैं जिनकी वजह से थेरेपी बेहतर भी होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी के कुछ फ़ायदे हैं। नंबर 1 पे जो फ़ायदा है, इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन ट्रीटमेंट, मतलब ये कि बच्चा जो है वो अपनी कोऑपरेशन दिखाएगा ट्रीटमेंट के हवाले से। मतलब ये कि अगर चाइल्ड को ये पता ना हो कि जो वो थेरेपी में शेयर कर रहा है वो बाद में दूसरों को नहीं बताया जाएगा, तो वो अपनी बातें ना ज़्यादा आसानी से शेयर कर सकता है। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलेगी तो चाइल्ड को ना अपनी फीलिंग्स या प्रॉब्लम्स बताने में मुश्किल हो सकती है। नंबर 2 पे है, चाइल्ड को इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलती है, मतलब कि इंश्योरिंग अ चाइल्ड गेट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी के कंसर्न्स की वजह से चाइल्ड अपने इश्यूज नहीं बता सकता, तो थेरेपिस्ट को ये समझने में मुश्किल हो जाती है कि चाइल्ड को किस टाइप की मदद की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से राजदारी अहम है बच्चे के लिए भी। प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड फ्रॉम रिस्क ऑफ अब्यूज और होमलेस, मतलब कि चाइल्ड को अब्यूज या होमलेसनेस के रिस्क से बचाना, मतलब कि वो घर से बेदखल ना कर दिया जाए बच्चा, या फिर बच्चे के जो सब पेरेंट्स हैं, सौतेले माँ बाप हैं, उस पर जबर या जुल्म ज्यादती ना करना शुरू करते। तो इस वजह से बच्चे की जो है ना वो राजदारी जो है लाजमी होती है। जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चा खुद फीडोफाइल का पेशेंट निकल जाता है, या फिर चोरी का भी एक डिसऑर्डर है। ठीक है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं कि जो माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो इसलिए जो थेरेपिस्ट का काम होता है कि वो माँ बाप से भी कंसर्न करके उस थेरेपी सेशंस में जो डिटेल रही है उसको रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करे, कॉन्फिडेंशियल रखे। तो इसलिए प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड फ्रॉम रिस्क ऑफ अब्यूज और होमलेस, तो सब इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ना अनकंडीशनल लव नहीं रखते। कुछ पेरेंट्स अपने चाइल्ड को ना इसके सेक्सुअल ओरिएंटेशंस या बिहेवियर की वजह से अब्यूज़ करते हैं या उसे ना डिज़ाउन कर देते हैं। अगर ये कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है तो चाइल्ड को ना दूसरे लोगों की तरफ से गलत ट्रीटमेंट या अब्यूज़ के सामना करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से चाइल्ड के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी अहम है। प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड फ्रॉम थर्ड पार्टीज, मतलब ये कि चाइल्ड को थर्ड पार्टी से बचाना, मतलब कि न्यूज़ एजेंसीज होगी, मार्केटिंग एड्स वगैरह हो गए, मार्केटर्स जो होते हैं वो, या फिर कोई ऐसी या आउटडोर फैमिली से, मतलब कि नेबरहुड में से आगे, तो ये थर्ड पार्टीज होती हैं सारी। तो इसमें कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट को बताया गया कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मिस यूज़ भी हो सकता है, जैसे कि बुलिंग या मार्केटिंग या आइडेंटिटी जो है वो चोरी कर लेना। तो अगर माइनर को, मतलब कि माइनर से मुराद वो है कि अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक जो मजलूम होता है, मतलब या फिर जो जिसका राइट होता है कानून के मुताबिक, वो माइनर होता है। माइनर उसे भी कहते हैं जो खरीदो फरोख्त में जो खरीदार होता है, जो सर्विसेज लेने वाला होता है, उसे भी माइनर कहते हैं। अगर मैं लीगल सर्विसेज लूंगा तो मैं माइनर कहलाऊंगा। अगर मैं थेरेपिस्ट, मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक जो है ना वो माइनर कहा जाता है। तो माइनर जो है ना एक लॉ का वर्ड है। तो अगर माइनर को पेरेंट्स के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलती तो भी ना इनका हक है कि इनकी ना इंफॉर्मेशन से थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट हो। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी बच्चे के लिए अहम है।
इम्प्रूविंग द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, मतलब कि पेरेंट का ना चाइल्ड के रिलेशनशिप को इम्प्रूव रखना और मेंटेन रखना, इसी वजह से जो है कॉन्फिडेंशियलिटी अहम है। मतलब ये कि कुछ पेरेंट्स को लगता है कि सीक्रेट्स इनके रिलेशनशिप को ना अंडरमाइन करेंगे, लेकिन जब चाइल्ड थेरेपी में अपनी फीलिंग्स खुल कर डिस्कस कर सकता है तो इनका रिलेशनशिप दूसरे दूसरे इंक्लूडिंग पेरेंट्स के साथ ना बेहतर हो सकता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी अहम होती है कि सीक्रेट्स जो होते हैं ना थेरेपिस्ट को अगर बच्चा बताता है तो उनको एक हद तक मेंटेन रखे, ना कि पेरेंट्स को भी वो सीक्रेट्स बताना शुरू कर दे, जिससे क्या हो कि बच्चा जो है वो इंश्योर ना हो, जिसकी वजह से उसकी वो फिर लैक ऑफ सेल्फ स्टीम की वजह से अपने जो है वो मामलात नहीं शेयर कर सके। इश्यूज इन शेयरिंग चाइल्ड रिकॉर्ड्स, मतलब कि चाइल्ड रिकॉर्ड्स को शेयर करने से क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। जनरली जब ट्रीटमेंट का मामला हो तो ना पेरेंट या गार्डियन माइनर चाइल्ड का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ये हक होता है कि वो ना क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पेरेंट या गार्डियन के साथ ना शेयर करें अंडर द प्राइवेसी रूल, लेकिन इस जनरल रूल के ना कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। नंबर 1 पे है कि अगर स्टेट या लॉ ये नहीं कहता कि माइनर को स्पेसिफिक हेल्थ केयर सर्विसेज लेने से पहले पेरेंट की कंसेंट चाहिए तो पेरेंट को चाइल्ड का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जाएगा। तो जैसे कि मैंने माइनर वर्ड इस्तेमाल किया, तो माइनर से मुराद वो होता है कि जो मजलूम भी हो सकता है, जिसने सर्विसेज नहीं हो वो भी माइनर हो सकता है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ के अंडर जो भी एक्टिविटी होती है और वो अपना केस लड़ सकता है तो वो भी माइनर में ही काउंट होगा। मजीद दूसरे में बताया गया कि अगर माइनर अपने आप से हेल्थ केयर सर्विसेज लेने की कंसर्न देता है इस हवाले से। नंबर 2 पे नंबर 2 था। नंबर 3 पे बताया गया कि अगर माइनर ने पेरेंट को अपने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ट्रीट करने की कोशिश नहीं की। नंबर 4 पे है कि अगर पेरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। नंबर 5 में है अगर पेरेंट्स सेपरेटेड है और दोनों में से कोई एक पेरेंट दूसरों को थेरेपी डिटेल से शेयर करने को तैयार जो है वो रहता है। नंबर 6 पे है कि कुछ कस्टडी में ना कुछ कस्टडी केसेस में कोर्ट चाइल्ड के लायर ओपिनियन अपॉइंट करता है। मतलब कि जो कोर्ट है ना वो चाइल्ड के लिए लॉयर अपॉइंट करता है, जो गार्डियन एड आइटम्स कहलाता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये लॉयर ना चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट को ना रिप्रेजेंट करता है। केस के हिसाब से ना ये लॉयर डिसाइड करता है कि पेरेंट्स को चाइल्ड की मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन कब और किस तरह मिलेगी। और नंबर 7 में है कि अगर कोर्ट ऑर्डर या ये स्पेसिफिकली अगर कोर्ट ऑर्डर या स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है तो पेरेंट्स चाइल्ड की इंफॉर्मेशन को ना असेस करते हैं। नंबर 8 पे है कि अगर पेरेंट ने अपने पेरेंटल राइट्स खो दिए हैं, जैसे कि अडॉप्टिव पेरेंट्स जो है वो अडॉप्टिव पेरेंट्स पे कहलाते हैं वो भी। नंबर 9 में है कि जब चाइल्ड इमेंसिपेटेड होते हैं, यानी जब माइनर अपने आप को ना लीगली अपनी केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल बना देता है तो इसे ना केस में भी पेरेंट्स को राइट को असेस जो है ना इंफॉर्मेशन नहीं होती। और फिर आपसे मज़ीद एट द लास्ट मैं यही कह सकता हूँ इन पॉइंट्स को लेकर कि ये रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को ना समझना ज़रूरी है, ताकि ना हर केस में चाइल्ड की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की रिस्पेक्ट हो सके और ये आपसे पूछे जा सकते हैं। पेपर पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है। डिस्कसिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज विद द यूथ इन द स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से बताया गया कि जब थेरेपिस्ट माइनर्स को ना ट्रीट करते हैं तो इनका एक बहुत ज़रूरी एथिकल ड्यूटी है, ये होता है कि वो ना कॉन्फिडेंशियलिटी के कंसर्न्स को ना पेरेंट्स और चाइल्ड के साथ डिस्कस करें। थेरेपिस्ट को अपने कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज और लॉ के बारे में ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डिस्कस करना ज़रूरी है वो है मंदरजा झैल। नंबर 1 पे है कि थेरेपिस्ट की डिस्क्लोजर्स पॉलिसी, मतलब ये कि थेरेपिस्ट को ना अपनी डिस्क्लोजर पॉलिसी क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है और ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है कि किस सिचुएशंस में थेरेपिस्ट चाइल्ड के साथ शेयर की गई इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। नंबर 2 पे है कि पेरेंट्स की कंसेंट इस ओवरऑल पॉइंट में बताया गया है।
मतलब ये कि कुछ थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स से ना एक सर्टेन लेवल की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए कंसेंट लेते हैं, इवन अगर स्टेट या फेडरल लॉ चाइल्ड के लिए कम कॉन्फिडेंशियलिटी राइट्स दे रहा हो तब भी। नंबर 3 पे है थेरेपिस्ट के डिस्क्लोजर्स सर्कमस्टांसेस। मतलब ये कि थेरेपिस्ट को ये बताना ज़रूरी है कि किस सिचुएशंस में वो चाइल्ड की थेरेपी के दौरान शेयर की गई इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज से मुराद ये कि अक्सर क्या होता है कि ये केस डिसमिस हो गया या कोर्स जो केस होता है वो डिस्क्लोज हो गया। डिस्क्लोज से मुराद ये है कि मुकम्मल तौर पर क्लोज हो जाना। ओके, आगे फर्दर है पेरेंट्स का समझना। इसमें इस वाले पॉइंट में बताया गया कि पेरेंट्स का समझना मतलब ये कि जब पेरेंट्स ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है तो वो ना अपने चाइल्ड के प्राइवेसी का इज्जत देने में ना ज़्यादा विलिंग हो जाते हैं। एट द लास्ट है हिप्पा को लेकर। हिप्पा जैसे कि एब्रीवेशन मैंने बताया था लेसन नंबर 23 में, तो इसका हिप्पा का जो है एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो हिप्पा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स भी जो है वो अटैच होती है। मतलब ये कि अक्सर थेरेपिस्ट चाइल्ड और इनके पेरेंट्स को ना एक हिप्पा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देते हैं। इसमें ना बताया जाता है कि ट्रीटमेंट इंफॉर्मेशन से कब और कैसे दूसरों के साथ शेयर की जा सकती है। इस वाले पॉइंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है चिल्ड्रन और चैलेंजिंग टॉपिक्स के हवाले से। तो मतलब ये कि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे चैलेंजिंग टॉपिक्स अपने पेरेंट्स से इसलिए नहीं डिस्कस करते क्योंकि ना इन्हें लगता है कि पेरेंट्स इन्हें ना जज करेंगे या इन्हें पनिश जो है वो देंगे या पनिश देंगे। और इस वाले पॉइंट में आपको बताया गया है क्लियर कम्युनिकेशन जो है ना वो क्लियर कम्युनिकेशन से मदद हासिल करना। मतलब ये कि ओपन कम्युनिकेशन होने चाहिए। ओवरऑल मैं कुछ इस पॉइंट को अपनी वर्डिंग में कुछ इस तरह से बता सकता हूँ कि अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन से इम्पोर्टेंट है तो वो अपने रिएक्शंस को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चे को ज़्यादा समझ सकते हैं। इस वाले लास्ट पॉइंट में आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के हवाले से बताया गया है। तो इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि जब पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच ना इम्पोर्टेंट इश्यूज या डिस्टर्बेंस को ओपनली डिस्कस किया जाता है तो ये इनके लिए ना रिलेशनशिप को बेहतर बनाते हैं। लीगल प्रोटेक्शंस फॉर माइनर्स में आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से बताया गया है। ओवरऑल मैं कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं इसका जो ऊपर हमने पढ़े थे। डिस्कसिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज विद यूथ में ज़ाहिर सी बात है कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप 2-3 याद रख लीजिएगा। हिप्पा क्या डिस्क्लोज करता है स्टेटमेंट्स को लेकर जब जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज को यूथ को लेकर डिस्कसिंग की जाए या डिस्क्लोज की जाए स्टेटमेंट्स चाइल्ड की इश्यूज को लेकर, तो ये आपको जो पॉइंट है पेपर पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता है। लीगल प्रोटेक्शंस फॉर माइनर्स को लेकर आप स्टूडेंट्स को इन द स्टार्टेड कुछ इस तरह से बताया गया कि अगर थेरेपिस्ट पेरेंट्स या किसी और को कॉन्फिडेंशियलिटी के कंसर्न्स है तो इनको ना अपने स्टेट के लॉज के बारे में ना किसी ऐसे लॉयर से ना बात करनी चाहिए जो इस फील्ड में नॉलेज रखता हो या नॉलेजेबल हो। फर्स्ट पॉइंट पे आपको बताया गया है कि प्राइवेसी का राइट हो। लीगल प्रोटेक्शंस फॉर माइनर्स मतलब कि माइनर्स के जो राइट है या हक है ना वो लीगली तौर पर क्या है, प्राइवेसी का राइट है। ठीक है, कोई मेरा जो मोबाइल है सपोज अगर मेरा भाई भी पकड़ता है पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक, जो पाकिस्तानी पैनल कोड है उसके मुताबिक मेरा मोबाइल कोई भी पकड़ता है उसको राइट ही नहीं है। अगर चाहे फैमिली नेबर कोई भी हो तो उसको तकरीबन पता नहीं कितने साल की मुझे अच्छी तरह याद है कि सर मुझे बता रहे थे कि उसको ना 5 साल की या पता नहीं 10 साल की सज़ा है प्लस उसको 50,000 का जुर्माना है अगर आप किसी की प्राइवेसी को एक्सप्लोर करते हो। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट पे बताया गया कि प्राइवेसी का राइट है बच्चे को मतलब लॉ के मुताबिक। जनरली जो क्लाइंट का राइट है ना प्राइवेसी का वो इसके ना ट्रीटमेंट का कंसेंट से कनेक्टेड होता है। नंबर 2 पे बताया गया कि पेरेंट का रोल होता है। मतलब कि पेरेंट का रोल क्या बताया गया है इसमें दूसरे पॉइंट में कि कुछ क्योंकि ना चाइल्ड जो है ना लीगली ट्रीटमेंट के लिए कंसेंट नहीं दे सकते इसलिए पेरेंट अक्सर ना चाइल्ड के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ना काम करते हैं।
तो पेरेंट का रोल जो है वो फिर लीगली तौर पर इस तरह से होगा। नंबर 3 पे है आपको बताया गया कि पेरेंट का राइट फिर बड़ा बताया गया है, मतलब कि पेरेंट का रोल और राइट दोनों इसमें बताए गए हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ना बच्चों को अपने पेरेंट्स से ना प्राइवेसी का लीगल राइट्स नहीं होता, क्योंकि ना पेरेंट्स को ना ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। नंबर 4 पे अब स्टूडेंट्स को बताया गया है पेरेंट्स का मेडिकल रिकॉर्ड्स का हक भी होता है लीगली तौर पर। मतलब ये कि पेरेंट्स को ना अपने चाइल्ड के मेडिकल रिकॉर्ड रिक्वेस्ट करने का हक भी होता है। इसमें ना चाइल्ड का डायग्नोसिस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट प्लान भी शामिल होता है। फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट नोट्स का असेस करना, मतलब कि ट्रीटमेंट नोट्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया है नंबर 5 वाले पॉइंट में। तो लेकिन पेरेंट्स को ना ट्रीटमेंट नोट्स देखने का हक नहीं होता लीगली तौर पर जब तक कोर्ट ऑर्डर ना दे दे। तो ये पेपर पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फर्दर जो है वो 6 पॉइंट में, मतलब कि 6 नंबर पे आपको बताया गया कि साइकोथेरेपी नोट्स का यूज़ प्रोफेशनली तौर पर ना प्रोफेशनल्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ना साइकोथेरेपी नोट्स रखते हैं, जिसमें कन्वर्सेशंस की एनालिसिस की जाती है। ये नोट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस का हिस्सा नहीं होते। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट पे है डाटा शेयरिंग रेगुलेशंस। तो मतलब ये कि थेरेपिस्ट जो है ना, थेरेपिस्ट के लिए डाटा शेयरिंग कंडीशंस के लिए ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो इनको ना फॉलो करना पड़ते हैं। इसलिए जो है ना वो ये लीगल राइट है। आगे है नंबर 8 पे है प्राइवेसी का प्रोटेक्शंस। मतलब ये कि प्राइवेसी किस तरह से प्रोटेक्ट की जा सकती है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग थेरेपिस्ट को क्लाइंट की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल स्टेप्स जो है वो लेने होते हैं। ओके, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल जो स्टेप है वो लेने पड़ते हैं। नंबर 9 पे है माइनर्स की प्रोटेक्शंस। तो ये लॉज जो है ना माइनर्स को थर्ड पार्टीज के सामने अपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होने से प्रोटेक्ट करती है। ओके, आगे है नंबर 10 पे है कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक एसेस। मतलब ये कि स्टेट और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक लायर डिसाइड कर सकता है कि पेरेंट्स को मेंटली हेल्थ ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन कब और कैसे मिलेगी। असेस टू चाइल्ड रिकॉर्ड्स, इसमें द स्टडी आपको कुछ इस तरह से बताया गया है कि कुछ सिचुएशंस में थेरेपिस्ट को ये ज़रूरी लगता है कि वो चाइल्ड के रिकॉर्ड्स को ना पेरेंट्स के साथ शेयर करें, इवन अगर ये कॉन्फिडेंशियलिटी के बीच हो। ऐसे केसेस में ना थेरेपिस्ट सिचुएशंस को क्रिटिकली एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना। एक केस दिया गया 7 साल के बच्चे का। तो एक थेरेपिस्ट 7 साल के मैक्स मतलब एक लड़का है, तो मैक्स को ना ट्रीट कर रहा था, मतलब कि उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, जो सेकेंडरी इंश्योर्स और एक्टिंग आउट बिहेवियर्स का शिकार था। मैक्स का ये बिहेवियर न्यू सिबलिंग्स के बर्थ के बाद शुरू हुआ था। एक सेशंस के एंड में ना मैक्स थेरेपिस्ट से कह रहा होता है कि आज रात जब मेरे पेरेंट्स सो जाएंगे मैं उस छोटे बेबी को मार दूंगा। तो ये मैक्स जो है ना वो थेरेपिस्ट से कह रहा होता है। इस केस में ना थेरेपिस्ट को कुछ फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे। नंबर 1 पे मैक्स की थ्रेट की सीरियसनेस क्या है, ये देखेगा थेरेपिस्ट। क्या मैक्स का पहला कोई हिस्ट्री थी वायलेंस की, नंबर 2 पे ये देखेगा। नंबर 3 पे क्या वो अपने एंगर को एक्सजरेटेड मैनर्स में एक्सप्रेस कर रहा था मैक्स, ये देखेगा थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट अपने कंसर्न मैक्स के सामने डिस्कस कर सकता है और हेल्प करने की कोशिश भी कर सकता है। मतलब कि लास्ट वाले पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। जब ये सवाल उठा लेगा थेरेपिस्ट, इन सवालों का जवाब तलाश कर लेगा, तो तलाश करने के हवाले से ये होगा कि थेरेपिस्ट अपने कंसर्न ना मैक्स के साथ डिस्कस कर सकता है और हेल्प करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर मैक्स अपने सिबलिंग्स को नुकसान पहुंचाने से नहीं रुकता तो थेरेपिस्ट को ना पेरेंट्स के साथ इस मैटर को डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्यूटी टू प्रोटेक्ट का इशू है और ये ड्यूटी टू प्रोटेक्ट का इशू है। पेपर पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इशूज से क्या मुराद है। अगर वो ये नहीं करता, मतलब कि थेरेपिस्ट ये नहीं करता, तो ये ना माल प्रैक्टिस कहलाएगी। ओके,
माल प्रैक्टिस कहलाएगी। तो ये स्टेप थेरेपिस्ट की ड्यूटी थी और इस डिसीजन से चाइल्ड की सेफ्टी को इंश्योर जो है वो किया गया था और फर्दर ये है कि पेरेंट्स को भी और उसके सिबलिंग्स को भी सेफ्टी को इंश्योर किया गया था। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 24। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस, कोई जुमला आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब इस लेसन का मैं ओवरव्यू दूंगा, लेकिन ओवरव्यू देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स ने जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब करते हैं। मैं हर दफा एंड पे कॉमन रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं भी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने 2025 के एंड तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट दिया हुआ है। तो आप स्टूडेंट्स मेरी हेल्प कर सकते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अचीव करवाने के लिए। तो सबसे पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है और एक और लास्ट भी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी और इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लस राइट साइड पे आई बटन आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसको प्रेस करने से आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का जो है लिंक भी शो हो जाएगा। लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और जानिए इस्लामिक साइकोलॉजी और मॉडर्न साइकोलॉजी के हवाले से मजीद जो आपको आपकी लाइफ को मैनेजेबल बना सकती है नफ्सियात। 24 लेसन में जो पेपर पॉइंट व्यू से अहम जो निकात हैं, अहम जो पॉइंट है, नंबर 1 पे ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी बच्चे के लिए क्यों अहम होती है। सवाल है आपसे पूछा जा सकता है, तो अब तो आपको पता होगा। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन ट्रीटमेंट, इंश्योर आवर चाइल्ड गेट्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इनमें से 2-3 आप बस याद रख लीजिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। और फिर अब आते हैं नीचे, तो इश्यूज कौन से होते हैं चाइल्ड रिकॉर्ड को शेयर करने से। तो इसमें जो है ना वो आपको 2-3 पॉइंट्स बस याद रख दीजिएगा, बस यही पेपर पॉइंट बेस इंपॉर्टेंट है। और गार्डियन एड आइटम से क्या मनाद है, सॉरी लिटम से क्या मनाद है, तो ये पेपर पॉइंट बेस इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। मजीद ये है कि आपसे ना चाइल्ड इमेंसिपेशन इज व्हेन अ माइनर बिकम लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन केयर बिफोर द एज ऑफ 18। ये इसको मैं हाईलाइट कर ले तो आपसे पूछा जा सकता है, एक्चुअल में आपसे कुछ हिस्सा से पूछा जा सकता है कि व्हेन द चाइल्ड इज इमेंसिपेटेड, तो चाइल्ड कब इमेंसिपेटेड हो सकता है। तो ये आपसे सवाल इस से पूछा जाए तो देन आप इसको जवाब जो है वो 18 की सूरत में दे सकते हैं कि चाइल्ड, सिंपल वर्ड में कि जब चाइल्ड जो है ना वो 18 साल का हो जाए तो तब इमेंसिपेटेड हो सकता है। उसके बाद फिर लीगली तौर पर, ठीक है ना, ये लीगली तौर पर राइट है बच्चे के, ठीक है। तो उसके बाद है डिस्कसिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज विद यूथ को लेकर। अगर मैं आप स्टूडेंट्स को बताऊं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आपकी किस्मत है, लेकिन मैं तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपसे क्या घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। बस इस हवाले से मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। बाकी क्योंकि ना 10,000 से या 1000 से ऊपर सैंपल्स होते हैं विच यूनिवर्सिटी के पास हर एक पेपर, हर एक कोर्स के, तो लिहाजा किसको क्या आ जाए तो किस्मत है, और किसका तुक्का लग जाए मेरे कहने पर उसकी भी अपनी किस्मत है स्टूडेंट्स की। तो इसमें जैसे कि डिस्कसिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज विद यूथ को लेकर जो है ना वो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी को लेकर थेरेपिस्ट जो वो क्लियर लॉ के मुताबिक क्या कर सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप बस याद रख लीजिएगा बीच बीच में से। उसके बाद फिर आपसे कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो किस तरह से प्राइवेसी के लिए ज़रूरी होती है ये भी पूछा जा सकता है। हिप्पा जो है वो हिप्पा अपनी स्टेटमेंट को किस तरह से क्लोज करता है, पेपर पॉइंट बेस इंपॉर्टेंट है। फियर जजमेंट और पनिशमेंट को लेकर बच्चे की जो है वो किन चैलेंजिंग वाले टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर लीगल प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स को लेकर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि ये मैंने हाईलाइट बीच में किए हैं ना, इन्हीं को बस आप हाईलाइट किए ये सेंटेंस को ना बस याद रख लीजिएगा। ओके, अब आते हैं असेस टू चाइल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ। तो ये 7 ईयर ओल्ड बॉयज़ को लेकर जो है ना वो आपको एक केस स्टडी दिया गया था। ये ओवरऑल शुरू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंड पे जो है ना वो ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इश्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। अगर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इश्यूज ना किया जाए तो ये भी किस में आता है, माल प्रैक्टिस में। और ये माल प्रैक्टिस कौन करेगा, थेरेपिस्ट करेगा, अगर वो ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इश्यूज नहीं करता तो। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 24 का ओवरव्यू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 25 में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।